अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 73 स्टार्ट करते हैं। कैफ वन का फ़खर लिमिटेड, फ़खर ज़मान लिमिटेड। इस टाइम में फ़खर ने छक्के मारे थे। ये सवाल तो डिस्कस हो चुका है हमारा, लेकिन इसको क्लास में सॉल्व करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। ना भी कहता कंपैरेटिव बनाओ तब भी हमने बनाना है, क्योंकि आईएएस सेट में हम अपना उसूल रखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट 2 साल की ही बनाते हैं, बैलेंस शीट 3 साल की बनाते हैं, चेंज इन इक्विटी 2 साल की बनाते हैं, ठीक है। और आईएएस सेट के सवाल की निशानी क्या है? अगर पॉलिसी चेंज हो जाए, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए, या पिछले किसी साल का एरर पकड़ा जाए जिसको हम सही कर रहे हैं। जो सवाल मैंने आपको टर्म टेस्ट में दिया था, टर्म टेस्ट भी डिस्कस नहीं हो रहा, पिछली क्लास में भी नहीं हुआ, कल से करते हैं शुरू इंशाल्लाह। जो सवाल टर्म टेस्ट में दिया था, बेसिकली वो FAR 2 में जब आया था तो वो चेंज इन एस्टीमेट नहीं, प्रायर ईयर एरर का आईएएस 8 का ही सवाल था। उसमें से सिर्फ मैंने एक एडजस्टमेंट उड़ा दी जिसमें प्रायर ईयर एरर की करेक्शन करनी, जो प्रायर ईयर एरर बताया गया था। तो ये सवाल स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का बन गया, सिंपल, ठीक है। तो मैं किसी वक्त वो सवाल आपको या अगले टेस्ट में वही सवाल दे दूंगा, वही सवाल, लेकिन वो एडजस्टमेंट डाल के दे दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये कंफ्यूजन एक दो बच्चों ने पूछा था, पता कैसे लगेगा कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का सवाल है या आईएएस 8 का? तो भी सिंपल सी बात है, जो सवाल आपने पहले देखा जिसमें कोई प्रायर ईयर एरर नहीं था, कोई चेंज इन पॉलिसी नहीं थी, वो सवाल सिंपल चेंज इन इक्विटी का था। और जैसे ही आपके उस सवाल के अंदर प्रायर ईयर एरर की करेक्शन आ गई तो आईएएस 8 की एप्लीकेशन बन गई। चेंज इन इक्विटी बिल्कुल उसी उसूल के तहत बनेगी, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा? अगर प्रॉफिट की गलती है तो जिस साल में खड़े हैं उस साल और पिछले साल की तो चेंज इन इक्विटी सामने है, उसके प्रॉफिट के एडजस्टमेंट वहां कर देंगे। और उससे पहले भी कोई है तो ओपनिंग 2 दफा आ जाएगा। ये सीखा था ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे था। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी थी 18 और 19 की, ठीक है। लेकिन पूरा सवाल बाकी क्या है? पूरा सवाल बाकी वही है जो हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के टॉपिक में करके आए हैं। हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दे दी, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, जिसमें ओसीआई का बताया गया। उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए गए, उसके बाद डिविडेंड्स हैं और राइट इशू है। यहां तक सारा सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का था। अगर फखर लिमिटेड वाली एडजस्टमेंट सवाल में ये एडजस्टमेंट उड़ा देता तो ये सवाल सिंपल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का था। लेकिन ये एडजस्टमेंट पड़ी जिसके अंदर पता लगा कि वो पिछले 3-4 साल से एक मॉडल यूज कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, जो कॉस्ट मॉडल था। उन्होंने डिसाइड किया कि उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है। तो जैसे ही ये बात आई, अब ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई। अब जब से ये पॉलिसी पुरानी चली आ रही है, तब से इस पॉलिसी को चेंज करके लाना है, ठीक है। तो जब इस तरह से काम करना पड़े तो आईएएस 8 की एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। 19 और 18 में तो प्रॉफिट सामने है, उसको वहीं पे चेंज कर लेंगे, लेकिन उससे पिछले जितने साल होंगे वो ओपनिंग में चेंज होंगे, ठीक है। सही है ना? तो ये हमने काम सारा कर लिया था पिछली क्लास के अंदर, ये मैंने आपको सारा समझा दिया था। आज इस सवाल को पूरा करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है हमने 2019 के साल की। तो फखर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। सोचो ये 19 दूसरे में 15 आए थे। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी पूरा लिखना आप, ओके। बच्चे कम है आज, खैर आज पीर है, परसों हफ्ता था, बीच में बुध आ जाता है, थक जाते हैं 2 दिन पढ़ के। मतलब वो बच्चे बचे हुए हैं आजकल रूटीन के अंदर आने वाले, वो हैं जो इस दफा पास होने वाले हैं। बाकी जो नहीं आ रहे, जो विजिटिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे विजिटिंग फैकल्टी होती है, तो बस ये फिर अल्लाह ही हाफिज़ इनका। जी, ओपनिंग 2 बार आएगा या नहीं? अच्छा चले, लेकिन आप 2 लाइनें छोड़ के शुरू करते हैं। आपकी आदत है आप 2 लाइनें छोड़ देते हैं, फिर बाद में जी ओपनिंग बैलेंस ना, कभी भी 1-1-18 में पहले नहीं लिखूंगा। और कभी भी ये बात मैं क्लास में सुनने का आदी नहीं हूं कि बच्चे ये कहें ये फलां टॉपिक का सवाल कैसे शुरू करना है। हम कभी भी एक टॉपिक का सवाल 2 तरीके से शुरू ही नहीं करते। जितने सवाल किए आपके सामने टॉपिक एक ही तरीका होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का सवाल करवाया था, एक ही तरीका था कि आपने पहले ईयर एंड लिखकर फिर ओपनिंग लिखना है। अच्छा, इस सवाल में ना डिविडेंड्स भी हैं और राइट इशू भी हुआ है, प्रॉफिट भी है, ठीक है, कुछ उम्मीद है यहाँ पे पूरा आ जाएगा। किधर है वो दोस्त तुम्हारा? मुल्तान चला गया है, बेचारे की शामत आ गई। फिर क्यों गया मुल्तान? शादी थी, अपनी शादी को खतरे में डाल के चला गया। क्लोजिंग आ जाना चाहिए था ना जी। अब वो जो ऊपर वाला क्लोजिंग है यहाँ पे 31 दिसंबर 19, ये 31 दिसंबर 18 और ये 1 जनवरी 31 दिसंबर 17 भी हो सकता था, 1 जनवरी 18, ठीक है। अब इस सवाल को हमने पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ने के बाद ये एडजस्टमेंट भी पास की होंगी, तो यहीं से लग रहा था कि 19 और 18 में खड़े हैं, लेकिन पहले सालों के अंदर भी गलती है, इसलिए ओपनिंग 2 बार आ रहा था।
ओपनिंग बैलेंस यकम 18, ठीक है जी। और बीच में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी। अगली बात, कौन कौन से हेड्स अवेलेबल हैं? शेयर कैपिटल है, रिवेल सरप्लस है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, और तो और राइट इशू भी 24 रुपए पर हो रहा है और फेस वैल्यू 10 है, तो शेयर प्रीमियम ने भी आ जाना है। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा था टोटल कॉलम मत बनाना, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। चल, तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस। हालांकि टोटल कॉलम नहीं बनाना, लेकिन थोड़ी सी जगह हमने एहतियातन छोड़ रखी है, कुछ और चीज ना आ जाए। वैसे पिछले सवाल में कुछ नहीं आया, लेकिन तरतीब आपको ही बताई हुई है ना, ठीक है। थोड़ी सी जगह हम छोड़ देते हैं एहतियातन, किसी एडजस्टमेंट में कोई और हेड ना आ जाए, कोई जनरल रिजर्व वाली एडजस्टमेंट ना निकल आए, ठीक है, जो नजर से ना गुजरी हो, कोई डिस्काउंट के ऊपर इशू ना हो जाए शेयर, नया कॉलम, ऐसा कुछ ना हो जाए, नई नजर से गुजरता, तो थोड़ी सी जगह एहतियातन छोड़ दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस है और ओसीआई है, ठीक है। हम बना रहे हैं इस वक्त चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। खड़े कौन से साल में, खड़े कौन से साल? और नहीं यार, कहां मेरा सवाल जी, ये हमारा कोच है, ये सवाल हमारा कोच है, ठीक है जी। कौन से साल में खड़े थे? 3 में। चेंज इन इक्विटी बनानी थी 3 और 2 की, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ ये स्टेटमेंट इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट रिटेन्ड अर्निंग जो थी वो 31 दिसंबर 1 वाली ली थी, यानी इसकी क्लोजिंग जो 1 जनवरी 2 की ओपनिंग बननी है, ठीक है। अब जब हम इधर आते हैं तो इधर भी इनकम स्टेटमेंट 3 साल की दे दी, हालांकि इनकम स्टेटमेंट 2 साल की चाहिए होती है। देख लेना एंड पे जाके, इस 72 को मैं यूं काट दूंगा, ये यूज ही नहीं किया। आईक्यू के सवालों में डाटा दिया होता है, सारा यूज ना करने वाला भी होता है, उसमें से कुछ इग्नोर भी करना होता है। पिछली क्लास में एक बच्चा कह रहा नहीं सर ये प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये रिटेन अर्निंग मैंने बनी बनाई नहीं उठानी, मैं तो खुद निकालूंगा यहाँ से। मैंने कहा यार छोड़ दे इस जिद को भाई, जाने दे, ठीक है। अच्छा चले वापस आते हैं। अब हम खड़े हैं 19 में, 19 और 18 की चेंज इन इक्विटी बनेगी, लेकिन हमें रिटेन्ड अर्निंग चाहिए 31 दिसंबर 17 की, जिन्हें हमने यकम 18 को ओपनिंग बनाना है। अब यहां पे ये 31 दिसंबर 18 और ये 31 दिसंबर 17 नहीं था, आपने सवाल पढ़ा था, ये शेयर कैपिटल रिजर्व दिए होते यकम जनवरी 18 के, यकम जनवरी 17 के, हमने लिख भी लिया था, ठीक है। अब मैं 19 में खड़ा हूं, 19 और 18 की चेंज इन इक्विटी बननी है। स्टार्टिंग पॉइंट 31 दिसंबर 17 की रिटेन्ड अर्निंग्स जो यकम जनवरी 18 पे ओपनिंग बननी है। क्या ये 31 दिसंबर 17 की रिटेन्ड अर्निंग्स है? नहीं, धोखा दे गया हमें, ठीक है। 17 ऊपर लिख के, जिन्होंने ध्यान से ना पढ़ा इस अटेम्प्ट में गड़बड़ कर गए, ठीक है। ये नहीं, बल्कि ये 31 दिसंबर 17 की रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जो यकम जनवरी 18 पे ओपनिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये फिगर हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। थोड़ा सा डाटा जरा उसने चेंज करके दिया, लेकिन जिनका प्रैक्टिस क्वेश्चन मान मजबूत है वो इससे मार नहीं खाएंगे, इसलिए उस वक्त कहा था 3 दफा कर लो, 4 दफा कर लो, नहीं मानी आप लोगों ने, ठीक है। तो 348 क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रिटेन्ड अर्निंग्स के, 348, ठीक है। अच्छा, बाकी भी फिर यही यकम जनवरी 18 की ओपनिंग, यानी इसका मतलब ना मुझे 17 का शेयर कैपिटल चाहिए, ना मुझे सरप्लस चाहिए, मुझे तो 31 दिसंबर 17 की चीजें चाहिए थी ना। तो ये पूरा ही कॉलम इग्नोर करना था, ये डाटा उसने ऐसे फैला के दिया हुआ है, इसीलिए तो दिया था कि गलत फिगर्स उठाएं, ठीक है। तो हमने ये फिगर्स हैं 300, 102 और 348। 300 शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम कोई नहीं, और 102 रुपीज इन मिलियंस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको पता है यहां प्रायर ईयर एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद एडजस्टेड फिगर्स आ जाएंगी, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बाद ये हमारी चेंजेस इन इक्विटी बन गई, ठीक हो गया जी। जगह ही पूरी पूरी है आज के ऊपर, चीजें ज्यादा है, आइटम्स ऊपर ज्यादा है। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। ओपनिंग बैलेंस आ गए, ठीक है। उसके बाद अब डिविडेंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सवाल में कह रहा है ऑन यकम मार्च एफएल डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%, ऑन यकम नवंबर एफएल इशूड 40% राइट शेयर्स, एंड ऑन यकम अगस्त इंटरिम बोनस ऑफ 15 वाज डिक्लेयर्ड। तो जब भी इस तरह से मामला होता था, आपको कहा था कि 18 और 19 बना रहे हो ना, 18 और 19 लिख लो और अपने पास लिख लो। 18 में क्या आ सकता है? फाइनल डिविडेंड 17 का आ सकता है और इंटरिम डिविडेंड 18 का आ सकता है। ऐसे ही 19 में फाइनल ऑफ 18 आ सकता है और इंटरिम ऑफ 19 आ सकता है, ठीक है जी।
अब नंबर 1 नंबरिंग करते थे ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब ये लिखने के बाद हम कंफर्टेबल हो गए कि हम गलती नहीं करेंगे। ये 10 सेकंड की बात है, ठीक है। अब तेजी से लिखते हैं ना, छोटी सी वर्किंग साइड पे करनी है। यकम मार्च पे एफएल डिक्लेयर्ड फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर 17। 17 का डिविडेंड फाइनल आ सकता है जी, बिल्कुल। नंबर 1 पे है ही 17 का डिविडेंड फाइनल, तो ये 10% नंबर 1 है, 17 का फाइनल जो 18 में हमने रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद यकम मार्च 18 के बाद यकम नवंबर 18, 6-7 महीने बाद जाके राइट इशू किया। और फिर अगले साल की बात कर रहा है, यकम अगस्त 19 में इंटैरिम है। अब 19 के साल में इंटैरिम 19 का ही होगा, तो ये नंबर 4 है। तो अच्छा होता है 2-3 और डिविडेंड भी देता, जैसे ये 17 का साल है, यहाँ पे कहीं पे डिविडेंड शिविडेंड की वो परसेंटेज दे देता, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ करता, थोड़ी सी डिविडेंड लिखता, कुछ आप गलती करते, लेकिन चले खैर, अब 2 ही डिविडेंड थे और दोनों ही रिकॉर्ड होने थे, ठीक है, चले कोई बात नहीं। तो ये कर लेते हैं फिर, ठीक है। बल्कि पहले इसको पोस्ट कराते हैं, ये आपको ये तकलीफ ना दे बाद में। वैसे करना इसको एंड पे है प्रॉफिट को, ठीक है, सबसे एंड पे। वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नेट प्रॉफिट है, ठीक है। हम कौन से साल में खड़े, 19 और 18 का प्रॉफिट चाहिए, 17 का प्रॉफिट चाहिए। हद हो गई यार, फजूल में चीजें दे रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। पूरा सवाल कर लें, ये 72 आपका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होगा, मैंने पहले ही काट दिया, ठीक है। अब ये याद है, ये नेट प्रॉफिट और ये रिवेल सरप्लस, ये ऐसे जाते थे और यहाँ पे जाके पोस्ट हो जाते थे, ठीक है ना। तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम हम लिख लेते होते थे, नोट ना करना साथ साथ प्लीज। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ 18 आएगी 18 में, और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ 19 आएगी 19 के साल में। अब सवाल के अंदर ये कुछ एडजस्टमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इनकम्स एक्सपेंसेस को हिट किया है, यानी प्रॉफिट्स हिट हो गए हैं। यानी ये जो प्रॉफिट्स पड़े हैं, ये सवाल कितने बच्चों ने घर पे किया था, कितने बच्चों ने एक सीटिंग वाला काम किया था, कितने कम, एक सीटिंग में सवाल करने कह के भेजा था, कितने बच्चों ने। किस चीज ने संडे को आपको पास होने से रोका, इसी दफा पास होने से किस चीज ने आपको रोक लिया संडे पे, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको इस दफा ही इस पर्चे को पास करने से रोक लिया। जो एक सीटिंग में कहा था 4-5 सवाल करके आना नहीं किए, पास होने वाले बच्चों ने कर लिए, आपकी मर्जी है, अब अगली बार कर लेना, ठीक है जी। ये प्रॉफिट्स सही नहीं है, इसीलिए मैं सवाल करा रहा हूं, मुझे पता है ना ये प्रॉफिट्स सही नहीं है, ओके, इसलिए इनको तो ब्रैकेट में लिखना है। दूसरी चीज है रिवैल्यूएशन सरप्लस, लॉस है, जिस साल में लॉस अराइज हो ओसीआई में नेगेटिव साइन से प्रेजेंट होकर वो नेगेटिव ही जाता है, रिवैल सरप्लस कॉलम में दिखाया हुआ है, कराया हुआ है, और जिस साल में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चला जाता है। अब इन दोनों ने रिवैल सरप्लस के कॉलम में जाना है और इन दोनों ने रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में जाना है, लेकिन इन दोनों में एडजस्टमेंट है, इन दोनों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, अगली बात आपको बता के भेजी थी वैसे परसों वाली क्लास में हफ्ते को, कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो आया है उसके साथ ही उसने क्या लिख दिया, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स मेड अपॉन डी रिकॉग्निशन ऑफ रिलेटेड। गले पड़ जाओ उसके, गले पड़ जाओ उसके, क्यों तुमने ये लिखा है, हम तो ट्रांसफर करेंगे, करो फिर, क्या ट्रांसफर करोगे, कोई डाटा गिवन है, फिर कभी इंक्रीमेंटल डेप्शन दे देता था, या कभी पूरा सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक का पास पेपर 2 की तरह से, क्या नाम था उसका पता नहीं है, आस्ट्राजेनेका लिमिटेड, उसकी तरफ से पूरा डाटा दे देता तो हम खुद शायद निकाल लेते फिगर। अभी तो कोई चीज नहीं दी हुई, और वो कह रहा है कि हम नहीं करते ट्रांसफर इंक्रीमेंट डेप्शन की जिससे पहले के एसेट बिक जाए। तो फिर मैंने कहा था सेफ अजम्पशन यही है कि प्रोबेबली लैंड की ही रिवैल्यूएशन होगी। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसका रिवेल सरप्लस ट्रांसफर तभी होता है जब वो एसेट बिक जाता है, ठीक है ना। तो जब नहीं है ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीमेंट डेप्शन की, तो फिर हमें भी नहीं लिखनी है, इसलिए देखो प्रॉफिट बिल्कुल एंड पे आके मैंने लिख दिया, ट्रांसफर थी नहीं, ठीक है। चल, इसका मतलब अब ये फिगर्स यूं जाएंगी, ठीक है, ऐसे। रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है 2018 की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी, ये रियल सरप्लस कितना है 14, नेगेटिव 14, नेगेटिव लिखो यहां पे, ठीक है। और ऐसे ही ये 98 ने आना था और आके आपको पता है यहां पे पोस्ट होना था, लेकिन मसला क्या है, ये 98 में कुछ एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, इसलिए इसको फिलहाल उठाओ और उठा के यहां पे लिख लो 98। साल को भी ऐसे ही कर ही देते हैं फिर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ये साल है, ये ऐसे चल के ऐसे पोस्ट होने, ठीक है। तो ये चले 84 आया यहां पे आके 84 बैठ गया और यहां पे आकर 25 बैठ गया, ऐसे ही करते थे। लेकिन मसला क्या है, 84 के अंदर कुछ गड़बड़े हैं, ये अनएडजस्टेड है, इसको फिर ब्रैकेट में ले आए और इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में सिर्फ वही लिखा जिसके अंदर गलती नहीं है, वैसे ही लिख दिया सवाल से उठाकर, डन, समझ आ गई। तो पॉइंट 1 मैंने कहा फड़का दें, वापस ना आए पॉइंट 1 की तरफ। ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स कोई नहीं है इंक्रीमेंटल डेप्शन के नाम पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज ओवर, ओपनिंग बैलेंस उठाने थे उठा लिए। पॉइंट 3 पे आ जाओ जी। 10% फाइनल डिविडेंड है, कैश है, और ये इधर आएगा, ऐसे ही है, बोलो। तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 17 और है भी कौन सा, कैश। अब
शेयर कैपिटल का लेटेस्ट बैलेंस। भाई देखो, आप कहोगे जी वो तो निकला ही नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इधर आके देखो तो या तो इन एडजस्टमेंट्स ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हिट किया है या इनकम्स एक्सपेंसेस को हिट किया है। शेयर कैपिटल रीवैल्यूएशन सरप्लस शेयर प्रीमियम को तो हिट नहीं ना किया। तो मैं सेफली ये बात कह सकता हूं कि यही 300 है, यही 0 है और यही 102 है। बस इधर अभी एडजस्टमेंट आएगी तो ये फिगर बदलेगी, लेकिन डिविडेंड बांटते हुए हमें इस फिगर की जरूरत नहीं। हालांकि ये भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने कहा वो एक दफा उस वर्किंग पे जाएंगे, पहले जरा डिविडेंड वाला काम आसान नंबर ले लें, ठीक है। तो 300 इंटू 10%, 30 आ गया। कैश डिविडेंड है, क्या एंट्री है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 30 से और डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में, पेएबल में क्रेडिट, लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोनस है ना इशू कर देना, ठीक है, वो अगले साल का है, राइट इशू है, ठीक है, राइट इशू है। ऑन अकाउंट नवंबर एफएल इशूड 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर एट 24 पर शेयर। अब आपका दिल तो कर रहा है ना कि आप क्या करोगे, आप पूरी तफसीली वर्किंग करोगे, है ना। नहीं आप कर लेना वर्किंग, ओके, इट्स ओके फॉर मी, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पे एक छोटी सी वर्किंग का तरीका सिखा चुका हूं, वही करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता था हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। उसके लिए क्या करोगे, ये 300 उठाओगे, ₹300 मिलियन, ₹300 मिलियन डिवाइडेड बाय, अब शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू पड़ी होती है ₹10 इज इक्वल टू 30 मिलियन शेयर्स इंटू 40%, कितना आया 12 मिलियन शेयर्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो 24 से, वर्किंग क्लोज, क्या मतलब 12 मिलियन इंटू रुपीज, ये रुपीज है, ₹24, ठीक है, उधारा हो ही जाएगा, ₹10 जी, ये ना 12 मिलियन इंटू 24 कैश है, ठीक है। तो कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर एंट्री कैलकुलेटर पे होने लगी है, जल्दी करो 12 मिलियन तक पहुंचे, कैसे पता लग रहा है, ये देखो स्टेप 1 नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकाले हमने। उसके बाद स्टेप 2 नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकाले हमने, और नंबर ऑफ शेयर्स निकलने के बाद आखिरी काम जर्नल एंट्री करनी थी, जो 12 जो शेयर्स निकले उनको मल्टीप्लाई करना था इशू प्राइस से, वो कैश के अकाउंट में, और जो फेस वैल्यू है वो शेयर कैपिटल के अकाउंट में, और जो शेयर प्रीमियम ऊपर वाला वो शेयर प्रीमियम के अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप्स ही हुए पड़े। अब एंट्री हम जिसको समझना है वो एंट्री करे, वर्किंग सिखाई हुई है, इसीलिए सिखाई थी कि जिसको समझना है वो कर ले, ठीक है जी। तो अब 12 मिलियन शेयर्स नए इशू हुए हैं, इंटू 24 करो, 288, ये एक डेबिट होगा कैश में, यहां नजर नहीं आना। हाँ अगर टोटल कॉलम बन रहा होता तो वहां पे नजर आ जाता, ठीक है। वो टोटल कैश में डेबिट हुआ, लेकिन टोटल यहां पे सामने सिर्फ नजर आ जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना, ओके। अच्छा कैश हो गया डेबिट, अब 0 करो कैलकुलेटर को, ठीक है। अब 12 मिलियन इंटू ₹10 करो, 120 कहां आएगा, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल क्रेडिट, फिर 0 करो, फिर 12 इंटू 14 करो, 168, ठीक है। तो ये जरा टाइम बच जाता है, जो समझाते ज्यादा टाइम लगा, वरना तो 1 मिनट। लेकिन कभी भी मसला महसूस हो तो चले जाओ बेसिक हमेशा पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल्ड समझाया जाता है, कि जहां कहीं फंस जाओ, भूल जाओ, वापस चले जाओ अपने बेसिक में, वहां पे जाओगे इंशाल्लाह ये काम भी सही हो जाएगा, ठीक है। हो गया जी, राइट इशू हो गया। अब क्या रह गया, ये डिविडेंड तो अगले साल में, ठीक है। अब इस साल को फिर सही कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं 18 में खड़े हैं, 19 को छोड़ो, 16, 17, 18 तीनों ही सही कर देते हैं। 18 में खड़े हैं तो 18 गलती तो यही सही होगी, लेकिन 16 और 17 का क्या करेंगे, ओपनिंग में। तो मैं तो कहता हूं फिर ओपनिंग को ही सही कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहां पर क्या हेडिंग बनाई थी, अच्छा ये एक जनरल लफ्ज मैंने यहां पर लिखवा दिया, इससे जान छूट जाती है। अगर प्रायर ईयर में चेंज इन पॉलिसी का इफेक्ट है तो वो भी प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट है। अगर प्रायर ईयर के अंदर कोई एरर था उसकी करेक्शन है तो वो भी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट है। तो करेक्शन ऑफ एरर या पॉलिसी चेंज के बजाय एडजस्टमेंट का लफ्ज लिख दिया, अब ये जनरल हो जाता है, ठीक है ना। तो जो सवाल में होगा वही लिख देंगे, ओके। अब 16 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैलेंस शीट आइटम, एक्सपेंस 4 से कम हुआ, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। ये जो लोग रूल 1 पे हंसे थे ना, याद है जब मैंने रूल 1 लिखा था, इनकम बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम कम हो तो प्रॉफिट कम होता है। कुछ लोग हंसे थे, एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है। ये हंसने वाले लोगों का हादसा निकल जाता है जब इसको ध्यान से रूल 1 को नहीं लगाते, ठीक है। बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, ये मुफ्त के नंबर नहीं मिस कर देने, आपने सारा काम किया हुआ है। तो एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस नेचर क्रेडिट डेबिट है ना, तो कम हुआ। एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट, ये रिटेन्ड अर्निंग्स है प्रॉफिट, ठीक है। एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट के बढ़ने को प्लस के साथ शो करो, कितना 4, 1 बाय 1 लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि आगे कोई एक्सपेंस कम भी हो सकता है, कोई बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट
ओ इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ने, गेन बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, ठीक है, इनकम गेन आया है, तो बोलो क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो गेन बढ़ा, इनकम बढ़ी, इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट कितने से 9 से, ठीक है जी। अब ये 16 में खड़े थे, सिर्फ 16 को देखा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट इनकम एक्सपेंस का इंपैक्ट है ना, फॉर द ईयर सिर्फ देखना है। जब 17 में आओगे तो इसको नहीं देखना, अब सिर्फ 17 को देखो। 17 में एक्सपेंस 4 से कम हुआ, प्रॉफिट 4 से बढ़ गया, +4। और नेक्स्ट एक इनकम बढ़ गई 10 रुपए से, तो इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो +10 जी। 27 पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये वर्किंग का ये सुकून है ना, पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, नेट में हमें मसला ही कोई नहीं, ठीक है। सवालों में नेगेटिव भी आ जाता था, पॉजिटिव भी आ जाता था, ठीक है। अब ये क्या बन गया 375, लेकिन अभी अभी आपने देखा कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स सवाल के अंदर जो है, जहां से आपने उठाई हैं, ये 340 है, जो उसके पास ऑडिटेड है, पड़ी हुई है 18 का साल, हमारे हम तो 19 में खड़े हैं ना, तो ये हमने बदल दी नहीं बदल दी, तो इसके साथ क्या लिखते थे, रीस्टेटेड, ठीक है, यहां पे लिखेंगे रीस्टेटेड। अब पिछली क्लास में बच्चे ने पूछा सर रिटेन्ड अर्निंग सी टॉप पे ना लिख दे रीस्टेटेड, नहीं भाई नहीं, इसकी तरतीब यही है, ठीक है ना। जैसे बैलेंस शीट के भी टॉप पे अगर रीस्टेटेड लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, हर आइटम रीस्टेट हुआ है, उसमें पीपी पड़ा है, उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है, उसमें डेटर पड़े हैं, क्रेडिटर पड़े हैं, बैंक पड़ा है, फिर लायबिलिटी साइड पे आते हैं, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग है, लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, पता नहीं क्या कुछ है, क्रेडिटर्स है, क्या ये सारे रीस्टेट होते हैं। तो टॉप पे रीस्टेट लिखने का मतलब यही है कि रेलेवेंट चीज रीस्टेट हुई है, जो नोट में जाके बता देते हैं ये जी पीपी हिला है, रिटेन्ड अर्निंग्स हिली है। ऐसे ही यहां पे रीस्टेट लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये बदला ये बदला, नजर भी आ रहा है सिर्फ क्या चीज रीस्टेट हुई है, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो वैसे भी नोट में जाके बताएंगे, तो रीस्टेट इसी तरफ लिखना, ओके डन। चल अच्छा, उसके बाद अब ये साल 16 और 17 का साल सही हो गया, अब 18 में आए, 18 के साल में खड़े हैं तो 16 17 को अब नहीं देखेंगे, वो खुद ब खुद एड ऑन बन जाएगा, ठीक है ना। 18 के साल में खड़े हैं, सिर्फ 18 को देखेंगे, ठीक है। 18 में एक्सपेंस 4 से कम हुआ और इनकम 10 से बढ़ी है, ठीक है, तो +4 अलग अलग, ये एक्सपेंस का कम होना है और ये इनकम का बढ़ना है, ठीक है जी। कितना बन गया, अब ये 112 इधर आएगा सही वाला 112, और यहां पे भी क्या लिखोगे, क्योंकि ये साल उसके पास गया हुआ है और उसके पास इसमें प्रॉफिट 98 नजर आ रहा है, तो एतराज करेगा यूजर, ठीक हो गया। चल उसके बाद इस साल में और कुछ नहीं है, क्लोजिंग है 400, आपका अपना नंबर 20, 168, 450, 57, 67, 57 और ये 88, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी क्या लिखोगे, रीस्टेट। तो ये तो वैसे ही हम देखते थे कि अगर 2 साल की चेंज इन इक्विटी और गलतियां 2 साल से पीछे तक जा रही हैं तो 3 दफा रीस्टेटेड आता था, ओपनिंग भी हिल जाता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। हो सकता है इस साल में कोई गलती ना होती, सिर्फ पिछले साल की होती तो सिर्फ एक बार रीस्टेटेड आता, यहां आता ना यहां आता, तो इसलिए कोई रट्टा नहीं लगा लेना, सुकून से सवाल को देखो तो आपको भी पता लगता जाता है, ठीक है। चले जी 18 इज ओवर, नाउ कम टू 19 में प्रॉफिट्स ने आना है, डिविडेंड्स ने आना है, राइट इशू वगैरह कोई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बोनस की बात करते हैं, ठीक है। सर फैसल नहीं है आज, बोनस है, तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ 19 में ही आएगा, लेकिन है भी बोनस। अब वो प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, प्लस ऑलरेडी होकर आया है 420 इंटू 15% जी 63, एंट्री बोले रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। अब ये एंट्री आपने यहां से कर दी, यहां से कर दें, एक ही बात है, दोनों ही सही हैं, दोनों पे पूरे नंबर मिलेंगे, आईकेप नंबर नहीं काट सकता इस पे, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये प्रॉफिट की गलती और कुछ नहीं है, सुभान अल्लाह, प्रॉफिट तो हमने वैसे ही लिख दिया है। अब आ जाओ फिर, अब 19 में खड़े हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस है ना, तो 19 में खड़े हैं तो 16 और 17 को नहीं देखना ना, 18 को देखना है, सिर्फ 19। तो 19 में एक्सपेंस 4 से कम हुआ, प्रॉफिट 4 से बढ़ेगा, और इनकम 11 से बढ़ी है, जिससे प्रॉफिट 11 से बढ़ जाएगा, तो +4 + 11 99, ठीक है जी। इसके साथ भी रीस्टेटेड लिखेंगे, इसके साथ भी ये ब्लू कलर से लिखते थे बोर्ड पे, और वहां पे सब समझा था ग्रीन कलर से, याद है ना, लेकिन मैंने इसलिए ब्लू नहीं यूज किया क्योंकि ब्लू जरा हम एडजस्टमेंट के लिए अब यूज करते हैं ना इस टॉपिक में, ठीक है जी। बोले 483 105, ये सोल्यूशन से देख के बताया बच्चे ने, क्योंकि उसमें 63 माइनस हो गया। अच्छा 493, यानी सोल्यूशन वालों ने क्या किया हुआ है, वो यहां से जी चोरी पड़ेगी ना जी, 11 पिक्चर ले लें जल्दी से, क्योंकि अगला सवाल फौरन शुरू हो रहा है।
जी बच्चों, क्वेश्चन बैंक 6 आसिफ इंजीनियरिंग, सवाल तो डिस्कस कर दिया था, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स ही पूरी करनी थी, बट इसमें तकरीबन हमें 40 मिनट्स लगे हैं पिछली क्लास में, क्योंकि जाहिर है इनकम स्टेटमेंट भी हमने बनाई, चेंज इन इक्विटी भी बनाई, बैलेंस शीट भी बनाई। जी जी बोलें क्या? अच्छा जी, वर्किंग भी दिखा दें भाई। ओ फखर की, ओ फखर, ये कल तस्वीर बनाई होती ना तो ये भी करके आते हैं हाइब्रिड वाले। बड़ी मेहरबानी जी, चलें जी। अच्छा जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमने इनकम स्टेटमेंट, चेंज इक्विटी, बैलेंस शीट, नोट, एंट्री सब कुछ ही किया है, यानी कि ये सवाल आज पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे हम इस सवाल में। कल का दिन भी मैंने इस पे रख लिया है, पास पेपर 1 और पास पेपर 2 मैंने मतलब एक ही गो में करवाने के लिए रखे हैं आसान सवाल, लेकिन उनमें ना एक चीज़, एक जुमला ऐसा है जिसकी वजह से मतलब चेंज आ जाती है ट्रीटमेंट में। आपको कहीं वो घर बैठे कॉन्ट्राडिक्शन ना, इसलिए मैंने वो होमवर्क में आपको दिया ही नहीं, खुद ही करवाऊंगा। सवाल आपसे हो जाएगा सिवाय उस एक पॉइंट के, लेकिन मैंने कहा चलें अच्छा है, वो पॉइंट भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ होमवर्क लिख लें आप, मार्वलस क्वेश्चन है ये, बड़ा लिख लें होमवर्क। जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। हम 15 में खड़े हैं। हाँ जी, इसी से अगला क्वेश्चन 7, 6 से अगला पेज 417 पे ये होमवर्क है। 6 से अगला 7 क्वेश्चन 417 पेज पे, पेज 417 पेज ते वेख ले 417। अच्छा जी, अगर होगा तो शायद गलत भी हो, ये बता दूं, ये सवाल मैंने बदला है। मतलब ये सवाल आई कैप ने FR 2 से उठाया था, उसमें से टैक्स रिमूव किया, लेकिन ये फिगर्स उस हिसाब से ना बदलें। देखें, रिटेन्ड अर्निंग्स निकालने के भी दो तरीके हैं। अभी जब बैलेंस शीट बना लूंगा ना मैं बताऊंगा आपको। एक तो ये कि हम चेंज इन इक्विटी बनाकर वहां से बैलेंस उठा लें, एक ये जिस तरह से PPE को हमने सही किया था, गलत बैलेंस शीट फिगर उठा के उसके अंदर प्लस माइनस करके रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो ऐसे ही हो सकती है। अब अगर सवाल में सिर्फ बैलेंस शीट मांग ले तो चेंज इन इक्विटी बनाने नहीं बैठ जाते हैं, ठीक है, वो हम डायरेक्ट ही बनाते हैं जैसे PPE को सही किया था। अब अगर चेंज इन इक्विटी बनाए इस सवाल में तो डिफरेंट फिगर आती थी, और अगर डायरेक्ट बनाए तो फिर डिफरेंट आती थी, क्योंकि सवाल के अंदर गलती थी। तो वो फिर मैंने किताब के अंदर इस सवाल को, मतलब सवाल सारा वही है, सिर्फ ये दो फिगर्स जो थी इनको मैंने कैलकुलेशन करके सारी तो इस हिसाब से बदल दिया था कि सवाल बदले तो पूरा हिसाब क्या होता है। तो जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो मेरे बच्चों बड़े ध्यान से इस को देख लो। मेरे ख्याल में सिर्फ यही फिगर बदली थी, ठीक है, शायद ये भी बदला हो, इसी को ही देख लीजिए, इसकी पिक्चर ले लीजिए पुरानी बुक्स वाले, ठीक है, फिर ना कहना दसिया नहीं। चेंज है वैसे, पिछली दफा नहीं है तो उससे पिछली दफा हुआ होगा। ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक से ये चेंज है बाहर, ठीक है, लेकिन जिनके पास बुक है ठीक है, ये अगर फिगर्स मैच कर रही है बस ठीक है, फिर उनको पिक्चर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मार्वलस जो आपने आज होमवर्क करना है। चलें जी वापस आए। इसमें हमने दो रिक्वायरमेंट्स खुद भी डाल दी थी। फाइनेंशियल पोजीशन, कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंज इन इक्विटी बनानी थी 15 की, कहता रहे 15, हमने तो इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर लिखे या ना लिखे, हमने फाइनेंशियल पोजीशन 15, 14, 13, कंप्रिहेंसिव इनकम 15, 14, चेंज इन इक्विटी 15 और 14 की, ठीक है। अच्छा जी, तो 31 दिसंबर 15 में खड़े हैं, तो 15 का ड्राफ्ट है और बाकी दोनों ऑडिटेड गिवन है। 31 दिसंबर ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 31 दिसंबर। PPE गिवन है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स गिवन है। मैंने ये आपको समझाते हुए ये कहा था, लाइक स्टेशनरी, जैसे हमारे पास स्टेशनरी होती है, ओपनिंग कुछ पड़ी थी, फिर कुछ हमने खरीदी, कुछ हमने कंज्यूम कर ली जो एक्सपेंस कर देते हैं और बाकी क्लोजिंग है। ये स्टोर स्पेयर्स भी ऐसे ही होते हैं। कॉलेज के लिए स्टेशनरी जिस तरह से है, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए स्टोर स्पेयर्स इसी तरह से होते हैं, ठीक है ना। स्टोर स्पेयर्स, उनके पास बड़े बड़े प्लांट मशीनरियाँ चल रही हैं, तो उसके नट बोल्ट, बेल्टें, मोटरें, इस तरह की चीज़ें जो उनके पास स्टोर आइटम्स पड़े होते हैं, क्योंकि काम चला ही रखना होता है। ये तो नहीं कि अगर जब वो कोई नट बोल्ट खराब हो गया तो वो 5 दिन बंद रहेगी जी, वो जाएंगे जाके वो शालमी के लाएंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल स्टेशनरी जैसा ही ये स्टॉक स्टोर एंड स्पेयर्स का मैंने कहा था अकाउंट है, कि ओपनिंग है, कुछ खरीदेंगे, कुछ इस्तेमाल, बिकेगा नहीं, इस्तेमाल हो जाएगा, और फिर क्लोजिंग। अगर आप कोई पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन करें ना जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की हो, या इंट्रो पढ़ के आए हुए बच्चे हैं माशाल्लाह, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा था जिसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जहां पे निकालते थे, उसमें आपने देखा होगा स्टोर स्पेयर्स नजर आते थे, लेकिन लफ्ज लिखा होता था स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड, यानी एक्सपेंस वो स्टोर स्पेयर्स होते हैं जो इस्तेमाल हो जाए, जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं वो हमारा एक्सपेंस थोड़ा ही वो होता है, जस्ट लाइक स्टेशनरी, जैसे आपको एक रूल के टॉपिक में समझाया था। खैर ये बात हमने कर ली थी, दोबारा कर रहा हूं। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AEL हैज रिकॉग्नाइज्ड कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स एज एक्सपेंस।
ठीक है, सारी की सारी एक्सपेंस कर रहे थे। AEL हैज नाउ डिसाइडेड चेंज इट्स अबव पॉलिसी एंड क्लासिफाई कंजम्पशन ऑफ स्पेयर्स हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर एज कैपिटल स्पेयर्स अंडर PPE। तो मैंने आपको ये समझा के भेजा था कि पहले वो क्या कर रहे थे, वो सारे का सारा जितना स्टोर इस्तेमाल होता था वो कहते थे कंज्यूम्ड, स्टोर स्पेयर कंज्यूम्ड। उसको मैंने एक्सपेंस करने जगह कंपनी ने एक्सपेंस लिख दिया। असल तो क्या है, स्टोर स्पेयर कंज्यूम्ड, असल लफ्ज तो यही है, ठीक है। वो कंजम्पशन एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस समझ ज्यादा आसानी जाता है, ठीक है ना। तो यूं बोल देते हैं स्टोर स्पेयर कंज्यूम्ड एक्सपेंस डेबिट और स्टोर स्पेयर अकाउंट क्रेडिट करते आते। बिल्कुल ऐसे ही ये इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो इसकी एंट्री हुई एक्सपेंस डेबिट और स्टोर्स क्रेडिट। जैसे इन्वेंट्री बिक जाती थी तो हम कहते थे एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, उस एक्सपेंस का नाम कॉस्ट ऑफ सेल था, इस एक्सपेंस का नाम स्टोर स्पेयर कंज्यूम है, सिंपल, ठीक है ना। तो वो क्या करते आए पुरानी पॉलिसी के तहत, सारे स्टोर स्पेयर जो कंज्यूम होते थे उन्हें एक्सपेंस आउट करते थे, फिगर को छुपा के बात करो। इन्होंने क्या कहा जी, नहीं, हम तो जो 1 साल से ज्यादा लाइफ वाले हैं उनको कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट करेंगे और जो इससे कम वाले हैं वो फिर भी एक्सपेंस में ही जाएंगे। अब पता नहीं कितना एक्सपेंस करते आए थे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, जो एक्सपेंस में ही जाना है उससे तो कोई सरोकार नहीं ना। मसला किससे है, जो पिछले 2-3 साल में इन्होंने एक्सपेंस बनाए लेकिन होने कैपिटलाइज चाहिए थे पॉलिसी बदलने की वजह से, तो वो फिगर उन्होंने बता दी 55, 39, 44 और उनकी लाइफ बता दी। तो हमने कहा पुरानी पॉलिसी के तहत ये एंट्री करते आए 55 की भी बाकी कंजम्पशन के साथ ये 55 भी एक्सपेंस आउट हो गया था पुरानी पॉलिसी के तहत। नई पॉलिसी में हम इस 55 को चाह रहे हैं PPE डेबिट हो जाए, ठीक है, PPE डेबिट सोर्स फेयर कंज्यूम क्रेडिट। अब ये होना चाहिए था नई पॉलिसी के तहत। मैंने ओरिजिनल रॉन्ग इसलिए कह देता हूं मैं इसको ताकि आप इजी हो जाए, जैसे रेक्टिफिकेशन है वैसे ही हो जाए। हालांकि ये क्या है, ये पुरानी पॉलिसी है और वो नई पॉलिसी, लेकिन जब चेंज हो जाएगा तो बन गया ना ये गलत और वो सही, ठीक है। होना चाहिए था PPE डेबिट स्टोर क्रेडिट, हो गया एक्सपेंस डेबिट स्टोर क्रेडिट। तो सही करने के लिए क्या करोगे, PPE डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, स्टोर स्पेयर्स में क्रेडिट होना था, वो हो गए, कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर मैंने आपकी क्लास में एक लेजर भी बनाया था जिसे मैंने कहा था अज्यूम करो 0 स्टोर्स पड़े थे, ये खरीदे हमने और क्लोजिंग डेट पे 70 पड़े हैं, तो मतलब 155 के खर्च हो गए। पहले क्या किया था, ये सारा 155 कंज्यूम में डाला था। अब वो कह रहे हैं नहीं, इस 155 में से 55 को PPE बनाओ और ये सारा अज्यूम था, अज्यूम्ड। ये क्वेश्चन में गिवन था तो ये बैलेंसिंग फिर सही आ गया, ठीक है ना। मतलब मेरे हिसाब से, मतलब ये पता नहीं असल फिगर क्या होगी 155, ये पता है सिर्फ हमें सवाल में, और ये पता है, बाकी सब मैंने डाटा अज्यूम किया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सारा 155 हमने एक्सपेंस आउट कर दिया था, एक्सपेंस डेबिट स्टोर्स क्रेडिट। इसमें से 55 पे एतराज है, ये एक्सपेंस नहीं बनना था। हमने कहा ठीक है, इस 55 को एक्सपेंस में से अब क्रेडिट कर दो और PPE में डेबिट कर दो। इसको तो कुछ असर ही नहीं पड़ा, स्टोर स्पेयर्स तो हिला ही नहीं इस वजह से। स्टोर स्पेयर में से 155 ही क्रेडिट हुआ था, आज भी 155 ही क्रेडिटेड है। क्या क्लोजिंग स्टॉक पे कोई असर पड़ेगा इस एडजस्टमेंट से? देखो ना, रेक्टिफाइंग एंट्री देखो ना, जो होना था वो हो चुका है, कुछ नहीं करना, गलती ऊपर पड़ी है। PPE डेबिट होना था, नहीं किया, कर दो। एक्सपेंस डेबिट हो गया, इसको क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी क्या बनी थी, PPE डेबिट एक्सपेंस। कहीं स्टोर हिट हो रहा है, हो स्टोर हिट होना बनता भी नहीं था ना। इधर देखो, स्टोर में तो क्रेडिट होना था 155, बस वो क्रेडिट जो डेबिट कहीं जाना था वो डेबिट गलत हुआ, सारा एक्सपेंस में चला गया, कुछ एसेट में डाला था कुछ एक्सपेंस में, तो जितना एक्सपेंस में गलत चला गया उसको हमने सही कर लिया, स्टोर अपनी जगह कायम है। ऐसे ही आगे 70 लेगा अगला, फिर मैंने अज्यूम किया 125 और 35, ये सब क्या है, ये अज्यूम्ड है। ये फिगर जो मैं अज्यूम ली है, अज्यूम किया मैंने, ए अज्यूम ये तो गिवन है, अज्यूम फिर जाहिर सी बात है क्लोजिंग गिवन होता है तो फिर बैलेंसिंग तो कोई फिगर निकलती है, इत्तेफाक से फिर 150 निकल आया था, खैर 150। अब इसमें से उन्होंने सारे का सारा 150 मिसाल के तौर पे एक्सपेंस आउट किया हुआ था, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, नहीं जी नहीं, इसमें से ना इस साल में 39 को 14 वाले साल में PPE में डालना था। तो हमने कहा ठीक है, मतलब गलती ये है कि सारा 150 एक्सपेंस में ना जाए, तो जो एक्सपेंस में ज्यादा चला गया उसको एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना ले। क्या इस पे कोई असर पड़ेगा, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं। सारी डिस्कशन सिर्फ इसलिए की है कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर मैं यह बात डिटेल में नहीं करूंगा। बैलेंस शीट के अंदर स्टोर स्पेयर्स को एज इट इज उठाकर लिख लेना, बहुत जरूरी काम तुम्हें पड़ गया भाई। अच्छा आ जाना वापस फिर सीधी करके जी, ओके। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते हुए स्टोर्स को एज इट इज उठा के आपने बैलेंस शीट में लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अगर ये बात भी हो गई है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। हमारे सामने डाटा भी है, हमारे सामने एंट्रीज भी हैं, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। पता नहीं अभी तक इसने ये मिटाया क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मिटाया अभी तक इसने ये। अच्छा शुरू करते हैं जी। रिक्वायरमेंट सबसे पहली उसने जो मर्जी दी हुई हो, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट। जब सब कह देना तो फिर इनकम स्टेटमेंट। हाँ अगर वो चेंज इन इक्विटी डायरेक्ट मांग ले तो जैसे पिछला सवाल अभी किया, फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाने नहीं बैठ जाते, फिर डायरेक्ट प्रॉफिट में। और अगर बैलेंस शीट डायरेक्ट मांग लेगा तो चेंज इन इक्विटी नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट में जाकर रिटेन अर्निंग भी डायरेक्ट निकालेंगे, जैसे PPE डायरेक्ट निकालते थे। कोई मसला नहीं है, आपको प्रॉफिट का इंपैक्ट लेना आता है रिटेन अर्निंग्स पे, बस बैलेंस शीट में एज ऑन चलना होता है, रीस्टार्ट करना होता है, वो सारी बातें, वही सारे उसूल है, ठीक है। शुरू करते हैं जी। रिक्वायरमेंट चेंज इन कंप्रीहेंसिव इनकम बी जी, फखर लिमिटेड नहीं, सरासे वाला सवाल है। AEL स्टेटमेंट ऑफ
कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स हैं बच्चों, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड क्या है, ये एसओसीआई और ये एफवाई ये नहीं लिखा करते, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। यार थोड़ा थोड़ी देर के लिए 23 करवा देते हैं, फिर बाद में 26 कर ले यार, प्लीज यार, बहुत तंग हो रहा हूँ। अच्छा जी सुने, 31 दिसंबर 2015 और 31 दिसंबर 2014, 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनेगी, ठीक है। पीपीई गिवन है, बैलेंस शीट आइटम। स्टोर स्पेयर्स स्टॉक होता है, बैलेंस शीट आइटम। रिटेन अर्निंग्स बैलेंस शीट आइटम। अरे तुम्हारा ही तो इंतजार था। लेकिन नेट प्रॉफिट कौन कौन से 2 उठाने हैं, तो इग्नोर करने वाला डाटा भी तो होता है ना, इसको छोड़ दें, ठीक है। तो 15 और 14 के प्रॉफिट्स गलत वाले उठा लाएं, ठीक है। नेट प्रॉफिट, तो हम भी नेट प्रॉफिट लिखते थे। नेट प्रॉफिट 2014 और 2015 जी, गलत। 14 का प्रॉफिट कितना है, 123 और 129, नंबर मिलना शुरू, ठीक है। अब वर्किंग में आए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए जिस साल में खड़े हो सिर्फ उसी साल को देखना है। 13 तो हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस में है ही नहीं। अब इसका असर पता लग गया ना कहां जाता होता है, इसका असर रिटेन अर्निंग में। भाई छोड़ दो यार, जो भी होना होगा फिर देख लेंगे और फिर आ जाएंगे, वो हो जाएगा यार, तुम कर लो फिर। ऐसे 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 मेरी सारी टेंशन भी उधर जा रही है ना यार, आप लोग हो जाएगा, वो खुद देख लेंगे, जिन्होंने किया वो बंद करके चला लेंगे खुद दोबारा। ये बंद हुआ बड़ा भाई जी। हम 15 और 14 की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो 13 तो हमारे सामने है ही नहीं, इसलिए 13 को छोड़ो। लेकिन अगली बात जो ज्यादा याद रखने वाली वो क्या है, 14 में खड़े होकर तो सिर्फ 14 को देखना है, फिर 13 को नहीं देखना। 15 तो भी आया ही नहीं। 15 में खड़े हो तो फिर 13 और 14 को नहीं देखना, सिर्फ 15 को, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है। लेकिन जैसे ही बैलेंस शीट में जाएंगे, में तो खैर पहले कुछ है नहीं, 13 ही होगा। जब 14 में आएंगे तो 13 और 14 देखेंगे, जब 15 में आएंगे तो 13, 14, 15 को देखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन होती है, ठीक है। तो फिलहाल 14 वाले साल को पकड़ो। बैलेंस शीट आइटम नहीं, इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस 39 से कम हुआ। मैंने उसका नाम यहां पे भी लिखा होता कि आसानी रहे, हमारी वर्किंग है ना। जब नोट में जाएंगे तो लिख लेंगे स्टोर कंज्यूम्ड एक्सपेंस, उस वक्त नाम लिख लेंगे इसका। फिलहाल एक्सपेंस ही लिखो, इजी है। एक्सपेंस 39 से क्रेडिट, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्लस 39। नेक्स्ट, एक्सपेंस 11 से बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। एक्सपेंस 13 से बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। तो ये दोनों कम वाले हैं, -11 -30, 138, और ये 138 रीस्टेटेड है, ठीक है। यही तो आइए सेट है, रीस्टेटेड लिखना, तो इसी के तो नंबर होते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 15 में आते हैं। अब 14 को नहीं देखना, फिगर सेम आ जाएंगी थोड़ी सी, असल में डेप्रिसिएशन वगैरह सेम है ना, ठीक है। कोई सेम आए तो उससे परेशानी हो ना, आपको पता है, उसूल पता है आपको, बस 14 को इग्नोर करो, सिर्फ 15 को देखो। 15 में एक्सपेंस 44 से कम हुआ, यानी प्रॉफिट 44 से बढ़ेगा। हाँ देखा, रूल 1 को हंसने वाले मिल गया एक और जी, प्लस 44। नेक्स्ट, एक्सपेंस 11 से बढ़ा, एक्सपेंस 13 से बढ़ा, एक्सपेंस 11 से बढ़ा, तो एक्सपेंसेस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। तो -11 -13 -11 138 रीस्टेटेड। माशाल्लाह भाई है, जड़वा हो गए, मैंने पिछली क्लास में कहा ट्विन्स है ये, इत्तेफाक से सेम ही हो गए, चलो माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद अगला काम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। रिक्वायरमेंट नंबर बताओ, सी AEL पूरा लिखेंगे आपको पर्चे में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, देखा करो, शुक्र किया करो, सफर जो गुजरा आपको पता ही नहीं था स्टेटमेंट इन इक्विटी क्या होती है, याद है को पता था आपको, ठीक है। और आज आप उसके अंदर चेंज भी करने के काबिल हो गए, तो अल्लाह का शुक्र भी करते रहा करो, नेमत बढ़ती है। फॉर द ईयर एंडेड, वो पहली क्लास याद करो जब इंट्रो की डेफिनेशन रिवाइज करा रहा था, याद करो। आज हम 70 से ऊपर लेक्चर पढ़ गए हैं जी, तो अल्लाह ने ही ये फजल किया ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, 2 लाइनें खाली छोड़कर हम तो शुरू करते हैं जी। पहले स्टेटमेंट इन इक्विटी का टॉपिक जो पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, ओपनिंग बैलेंस, फिर ना कोई सवाल के अंदर मुझे डिविडेंड नजर आया, ना कोई राइट इश्यू नजर आया, ना कोई ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन है, तो सिर्फ प्रॉफिट ही आना है, ठीक है। तो मैं तो 1 लाइन ही छोड़ूंगा, आप 2-3 छोड़ दिया करो, कोई मसला नहीं, कुछ चीज निकल ही आती है, ठीक है। तो क्लोजिंग और फिर क्लोजिंग। कोई बच्चा मुझे ये कहता हुआ मिल गया ना कि मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का सवाल कैसे शुरू करना, तो मैंने उसको पकड़ लेना वहीं पे, ठीक है।
और उसको जो मैंने भगाना है, फिर मारना नहीं है, भगाना है फिर उसको, ठीक है ना। मैं खुद भी भाग लेता हूं, ऐसे मुझे इजी नहीं लेना। अच्छा ये सुने, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हर सवाल हमने ऐसे ही किया था, ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग 2 साल का करना था, क्लोजिंग को इधर, फिर इसको 1 साल पीछे और 1 साल पीछे, ऐसे करके किया था, ठीक है ना। और आइए सेट जब आया तो मैंने कहा देख लिया करो, अगर जो 2 साल है उनसे पहले भी कोई गड़बड़ है तो फिर ओपनिंग 2 बार आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे, रीस्टेटेड का लफ्ज आ जाएगा, बस इतनी सी बात। तो आइए स्टेटमेंट इक्विटी का टॉपिक चल ही रहा है, साथ ही है, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक चल ही रहा है, वो साथ ही है। तो कहता था उन दिनों में मेहनत कर लो, ये दोनों टॉपिक्स ही हैं अगले टॉपिक में भी, ठीक है। तो 31 दिसंबर पर नहीं मानी आप लोगों ने, 31 दिसंबर 15 माना कि लेवल करेक्शन ऑफ एरर के एडजस्टमेंट्स का वो नहीं है, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर तो है ना, ठीक है। 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 13 लिख लो या 1 जनवरी 14 लिख लो, ठीक है। अब ये लिखने से फायदा क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि इधर 14 का प्रॉफिट आएगा, ओ भाई इधर 14 का प्रॉफिट आएगा, इधर 13 का प्रॉफिट आएगा, है ना। उसने सारे हाँ में हिलाया क्योंकि उसका दिमाग ही इधर नहीं था, वो बात की मैं इधर मुंह करता था, इधर बात करता था, मैं देखता था, फिर फौरन इधर, फिर इधर। मुझे पता था कि इसने यहाँ पे 13 कहना है, यस। उसने सर हिलाया है, हिलाया ना तुमने सर, हिलाया ना तुमने, हिलाया ना सर तुमने, यहाँ पे 13 क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ठंड लग रही है, पढ़ा लूं एसी जी। नेट प्रॉफिट, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। और नेट प्रॉफिट 15 का, जाओ मैं नहीं बोलता। अच्छा पहले ये दुख काफी है कि आपने एक सीटिंग के अंदर सवाल नहीं किए, थोड़े बच्चों ने किए हैं, बहुत थोड़े बच्चों ने किए हैं। ऊपर से ये मजीद दुख मत दो मुझे बोल बोल के क्लास में, वरना फिर तलवार यहां पे एक होनी चाहिए लटकी हुई, ठीक है ना, दिखाने के लिए, जस्ट दिखाने के लिए जी। अच्छा अब भाई साहब 15 और 14 ही नहीं, 13 में भी गड़ बड़ है, तो इसलिए हम ओपनिंग लिखेंगे द्रा दफा ओपनिंग बैलेंस, और यहां पर आएगी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। कंफर्टेबल हो गए उस टॉपिक में अब? yes, कल का दिन लगा के फिर इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। कल का दिन तो लगाएंगे ना, तो मेरी तसल्ली नहीं हुई अभी। चलें जी, अब रिटेन अर्निंग्स का कॉलम बनना है सिर्फ, इसलिए तो एक्सट्रैक्ट बोला था, पूरा रिटेन अर्निंग लिखना पर्चे में। अच्छा जी बच्चों, फिर यहीं से शुरू करते हैं काम, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। अगर 15 में खड़े हैं तो 15 14 की रिटेन अर्निंग नहीं, 13 की क्लोजिंग, 31 दिसंबर 13 की क्लोजिंग, जो 1 जनवरी 15 की ओपनिंग बनेगी, और वो है 101, ठीक है। और इसको नहीं लेना हमने, ये तो अब हमारी चेंज इन इक्विटी में से निकल आएगी, ये भी ठीक है, इनको इग्नोर कर देते होते हैं। लेकिन मुझे याद करना, मैं बताऊंगा सर ज़बानी, या बल्कि ऐसा करें जो होमवर्क वाला सवाल है ना MEL, उसको कल जब मैं करवाऊंगा ना तो उसमें मैं दोनों तरीकों से रिटेन अर्निंग निकालना सिखा दूंगा, ठीक है, वो सही है। अच्छा चले जी, तो रिटेन अर्निंग्स 1 जनवरी 14 की यानी 31 दिसंबर 13 की क्लोजिंग, 1 जनवरी 15 की 14 की ओपनिंग कितनी बनती है? 101, ये 101, ठीक है। अब इसी 101 में थोड़ी एडजस्टमेंट होगी जो 14 और 15 से पहले की होगी, और फिर कर देंगे जी रीस्टेट जनाब, जैसे आपका हुक्म, हमारी स्टेटमेंट इन इक्विटी बन जाएगी, ठीक है जी। जी अब चलते हैं गलतियां सही करने। 2013 की गलतियां क्या हैं? एक्सपेंस 55 से कम हुआ, क्रेडिट कम हुआ, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्लस 55, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंस 11 से बढ़ा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, -11 तो प्लस 44। बड़ी मौज है इस ब्रैकेट की, प्लस माइनस का साइन पहले में, अगर प्लस पहले में माइनस वो पहले ही लिख दिया करो, ठीक है ना, साइन जरूर लिखा करो, क्योंकि इससे फिर फायदा ये होता है कि पॉजिटिव आए तो वहां बगैर सोचे समझे पॉजिटिव लिख देते हैं, नेगेटिव आ जाए नेट में तो नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है जी। 145, अब ये 145 बच्चों, क्योंकि उसके पास तो 101 पड़ा था ना, तो ये क्या हो गया, रीस्टेट, ठीक है जी। उसके बाद प्रॉफिट गलत उठा के सही करने की जरूरत नहीं, वो हम कर चुके हैं, तो उठा लो प्रॉफिट 138 का, लेकिन ये प्रॉफिट भी क्या है, रीस्टेटेड है। अगर अब आज के बाद ही को मसला रह जाए ना फिर मैं क्या करें जी। 283, अब देखो जरा छुपे हुए फिगर को, मेरे पास आपने तो नहीं काटा होगा ना, आप तो देख सकते हैं, छुपे हुए फिगर को देखो, यहाँ पे 224 नजर आ रहा है, उसके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी ऑडिटेड 14 की, हमने उसको भी बदला है ना, वो भी बदल गया है, तो ये क्या हो जाएगा,
रट्टा नहीं लगा लेना, मैंने पहले भी बता दिया कि 3 दफा आएगा, बस हर दफा देखकर सवाल को करना है, ठीक है। उसके बाद 15 का सही प्रॉफिट अवेलेबल है, सही करने की जरूरत नहीं है जाकर 138, लेकिन इसको रीस्टेटेड नहीं लिखना 421 और इसको भी रीस्टेटेड नहीं लिखना, ठीक है जी। अगला काम बैलेंस शीट बनाना है, तो जल्दी से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लें। 2 साल की बैलेंस शीट बनती है इस टॉपिक में। अच्छा सॉरी जी, शुरू करें। AEL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्स टैक्स, बिल्कुल एज ऑन नाउ। सबसे पहले पीपीई नजर आ रहा है, ये सारी फिगर्स गलत हैं क्योंकि आप एडजस्टमेंट्स पे अगर नजर डालें तो हर एडजस्टमेंट ने ही पीपीई को हिट किया हुआ है हर साल के अंदर ही, ठीक है। तो इस गलत बैलेंस को उठाकर ले आते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड, ऐसे पूरा लिखना है, मैंने इसलिए आज लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2013, 2014, 2015, ठीक है। अब सवाल में जो गलत बैलेंसेस अवेलेबल हैं ये वाले, ये उठाकर दिखा दे। 2105 ये उठा लेना, 21 उठा के वापस कर देना भाई, उठा लेना 2402 2430, ठीक है। ला मेरे चांद, जज़ाकल्लाह। ओके, उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट एंड पे करते हैं, आगे आए। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, तो सारे बैलेंस शीट के आइटम्स यहाँ पे लिखने हैं जी। नेक्स्ट क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। हाँ जी, एज इट इज डिस्कशन पहले कर चुका हूं, लेकिन चूंकि बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना रहे हो ना, तो जो डाटा सवाल में गिवन है वो पहुंचाना तो है। तो क्लोजिंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो हैं इनमें कोई चेंज नहीं आना। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लेकिन ये कंज्यूम्ड नहीं होते, कहीं यहाँ पे कंज्यूम्ड लिख दो, ये तो बैलेंस शीट में पड़े हैं तो ये स्टॉक होता है, ठीक है। सॉरी जी, यहाँ पे लिखा ही नहीं। 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2014 और 31 दिसंबर 2013, ठीक है जी। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स बताएं, 13 के 70, 14 के 80, 15 के 73। तो इनमें से किसी ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसकी वजह से मैं ऊपर रीस्टेटेड लिखूं, समझ आई? ये सेम है ना, मैंने अभी रीस्टेटेड नहीं लिखा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है रिटेन अर्निंग। सुभान अल्लाह, ये वाली तो उठानी नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी बन चुकी है। वैसे अगर स्टेटमेंट चेन इक्विटी ना मांगता तो फिर इधर भी ये काम कर सकते हैं, कल करके भी दिखा दूंगा। इधर भी ये काम कर सकते हैं कि रिटेन अर्निंग गलत वाली उठाओ, फिर प्रॉफिट्स के इंपैक्ट रिटेन अर्निंग पे डालो, लेकिन बैलेंस शीट है तो एज ऑन करना है। तो ये मैं समझा रहा था, क्वेश्चन बैंक 7 को अगर इस स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनाए तो और जवाब आता था, और डायरेक्ट करें तो और आता था, क्योंकि सवाल के अंदर गलती हो गई थी। तो वो फिर अब सवाल इसके अंदर सही होगा, ठीक है। अच्छा खैर, आ जाए रिटेन अर्निंग्स। ये रिक्वायरमेंट नंबर सी से हमारे पास आ जाएगा जी, बताएं। 145, 283, 421। तो बिल्कुल यहाँ पे रीस्टेटेड फिगर्स आ चुकी हैं। दिस इज रीस्टेटेड। इसमें एक फिगर तो होगी ना रीस्टेट, अब वो तो नोट में क्या रीस्टेट हुआ है, टॉप पे तो एक बार ही लिख देते हैं। अब सारी चीजों से कौन सी चीज रीस्टेट हुई है वो हम बताया करते हैं नोट में जाकर, ठीक है। यही तरतीब है। ठंड लग रही है या भागना है, बैग उठा के बैठे हो, रखो साइड में। एक लफ्ज नहीं लिखा अभी तक तुमने, बुक पे लिखा है। घर पे क्यों नहीं किया ये सवाल पहले ट्राई है? बड़ा फौजी बन के आगे डराने के लिए मुझे। ओके, अब सिर्फ रह क्या गया जी, पीपीई। शुरू करें जी, एंट्रीज पे आ गए। ये एंट्रीज ही हैं, बस हर काम के लिए एंट्रीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले 13, अब एसेट है। एसेट पीपीई डेबिट मतलब बढ़ा 55 से, और एसेट पीपीई क्रेडिट मतलब कम हुआ। तो एसेट 55 से बढ़ गया 13 में, प्लस 55 और 11 से कम हो गया। लेकिन फटाफट अगला काम, वेरी गुड, ये कर लें, कहीं भूल ना जाए, ये कर लें, भूल ना जाए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 13 का बैलेंस आगे ले आए हम, जो रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है ना। अब इधर देखो, इसको क्लोज क्यों को रहने दो, इसका आंसर भी साथ ही ले दो। ये तरतीब रखा करो सवाल में जी। वैसे कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं है कि खामखा यही को तरतीब लिखनी है, इससे जरा एरर फ्री तरीके में थोड़ा सा बस ये क्लोज कर दिया और अगले सालों में भी लिख दिया, ठीक है। अब जब आगे आएंगे 14 में, तो 13 और 14 दोनों को देखना है। तो 13 को पहले इसीलिए मैंने लिख दिया था, अब 14 को देखें। पीपी 39 से बढ़ा, 11 से कम, 13 से कम जी। 39 से बढ़ा, 11 से कम हुआ और 9 से कम हुआ। 13, अच्छा 13 सॉरी,
9 किसी ने बोला था, किसी ने बोला है, मान लो मेरी बात, किसी ने बोला है जी। 2 4 ये दोनों फिगर्स ही रीस्टेटेड है, पर ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब फटाफट इसको यहाँ पे लिख दो, +39 -11 -13, और उसके बाद आखिरी साल में आते हैं +44 बढ़ा, -11 -13 -11, तो +44 -11 -13 -11, जरा आगे आ गया, माजरत माफ कर दीजिएगा, आप अगली लाइन में ले जाइएगा इसको, ठीक है जी। जी बोले 2498, ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। कितना आसान टॉपिक है ना ये। अब ये ना कहना नहीं नहीं सर ये आसान कहाँ, अब भाई पास पेपर भी आप कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक भी कर रहे हो, पास पेपर्स में भी वो पास पेपर भी है जो आईके अपने अपनी किताबें ही डाले, मैंने FAR 2 से निकाल के, फखर वाला सवाल बड़ा रिसेंट आया था, टेस्ट के अंदर सवाल डालूंगा, चेंज कर करके टेक्स्ट निकालना होता है FAR 2 के सवालों में से, आपकी प्रैक्टिस उससे भी ज्यादा हुई पड़ी है, फिर और क्या हो सकता है, फिर इससे ज्यादा तो फिर इससे ज्यादा तो इससे सस्ती तो खामोशी है। इतने तुम यूफोन वालों का था ना, इससे सस्ती खामोशी। अच्छा क्या रह गया, नोट, वो इधर कर लेंगे जी। पहले नोट की रिक्वायरमेंट, नोट की रिक्वायरमेंट नंबर क्या लगाया था, हाँ तो खुद दिया था, तो खुद AEL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जी। इसमें इनकम स्टेटमेंट के भी होते हैं, बैलेंस शीट के भी होते हैं। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चेंज इन इक्विटी के भी हो सकते हैं, FAR 2 में पढ़ेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, नंबर को बताओ, 5 पहले आ गया मेरे तक, चेंज इन पॉलिसी 59 भी हो सकता था, 59, अच्छा ओके जी। अब अंग्रेजी है वो मैं चलें लिख देता हूँ, थोड़ी सी मुश्किल अंग्रेजी है, पिछली क्लास में डिक्टेट कराई, मैं क्या डिक्टेट कराते हुए उतना ही टाइम लग गया, चलो लिख ही देंगे अगली दफा जी। AEL हैज डिसाइडेड टू चेंज, मैं पहले बोल दूं फिर लिखता हूं, आप देख लीजिएगा। AEL हैज डिसाइडेड टू चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर एज एक्सपेंस फ्रॉम एक्सपेंस टू PPE, ठीक है। कुछ इस तरह की बात लिखने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बात यही लिखनी है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर AEL हैज डिसाइडेड टू चेंज the recording of stores consumed. AEL has decided to change the recording of store consumed as expense to capitalization. थोड़ा और बेहतर जुमला करें, AEL has decided to change the recording of stores consumed having life of more than 1 year from expense to प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब कुछ मुनासिब जुमला हो गया, ठीक है, डन जी। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, अच्छा जिसको ऐसे अंग्रेजी ना लिखनी आए उसके लिए ये रास्ता है, वो जितना लिखा हुआ सारा उठा के यहाँ लिख दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने जरा टाइम बचाया, ओके। नहीं अगर अंग्रेजी ऐसे बन रही तो सवाल से उठाओ, कॉपी पेस्ट ही करना होता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज, अच्छा जी, ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज, ठीक है जी। आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, बातें करी जाओ बेशरम। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बच्चों चेंज इन पॉलिसी का नोट है ना, तो करंट ईयर को भी प्रेजेंट करेंगे, क्या ख्याल है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2015 और 31 दिसंबर 2014, कहां जा रहे हैं, दरिया में नहीं, एंट्रियों की तरफ, ठीक है जी। अब नोट इनकम स्टेटमेंट का आइटम्स क्या है, तो 13 तो नहीं है, 14 और 15 है, 14 में आए। एक्सपेंस क्रेडिट यानी कम हुआ है, इस एक्सपेंस का कोई नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन स्टोर कंज्यूम्ड, ये काफी था, लेकिन आपको समझाने के लिए साथ एक्सपेंस भी लिख रहा हूं ताकि प्रॉफिट पे इंपैक्ट लेते हुए आपको आसानी हो, ठीक है। तो डिक्रीज इन स्टोर्स कंज्यूम्ड,
सारी एक्सपेंस लिख दो, बेहतर है। लाइन आइटम तो यही होता है, नोट्स में जाके कभी पब्लिश फाइनेंस में ओपन करके देखो, उसके अंदर आपको स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड का लफ्ज नजर आएगा, तो लिख दो, मसला क्या है। तो डिक्रीज इन, ये एंड वालों नजर आ रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। आइटम्स अफेक्टिंग एसोसिएशन तो काम चल रहा है ना, वो तो हेडिंग है, वो तो रोज बनाते हैं, ठीक है। असल में ना ये जरा मार्कर पतला हो गया, इसी से लिखता हूँ जी। डिक्रीज इन स्टोर्स कंज्यूम्ड, ये काफी था लिखना, लेकिन आपके लिए एक्सपेंस भी, ठीक है जी। कितने से डिक्रीज हुआ? 39 से, ओके। ओके जी, एक ही दफा बढ़ा। उसके बाद 14 में ही अगला काम भी देख ले। 14 में एक एक्सपेंस है, इसका नाम डेप्रिसिएशन है, वो 11 से बढ़ा और 13 से भी बढ़ा, ठीक है। तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी। कितने से? 24। अब एग्जामिनर को ये पता नहीं लगना ना 24 कहां से लिया, तो उसके लिए आपने, अच्छा वर्किंग की ना हेडिंग मैं एंड पे दे दूंगा, मैं बिल्कुल एंड से शुरू कर रहा हूं वर्किंग, क्योंकि मुझे नहीं पता कहां तक ये नोट अब आगे आएगा, ऐसे चल पड़ता हूं मैं, ठीक है ना। आप ऐसे ना करना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वर्किंग ऐसे 1 2 3, अगले समय वर्किंग की हेडिंग बनाओ। ये ड्यूरिंग द ईयर AEL हैज डिसाइडेड टू चेंज द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टोर्स कंज्यूम्ड हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। यार मेरी राइटिंग आपको समझ, मैं बोला भी तो था साथ साथ, मोर देन 1 ईयर। अच्छा गलती निकाली है, मोर देन 1 ईयर फ्रॉम एक्सपेंस टू PPE, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके अच्छा जी, अब ये 24 कैसे निकला है ये यूजर को बताना है। एंड तक ये यहां पे नजर आ रहा है बच्चों को, यहां पे कुछ लिखूं तो एंड तक हाइब्रिड वालों को तो नजर आ ही रहा होता है जी। किसी को नजर नहीं आ रही है जगह तो हाथ खड़ा कर दें, कोई नहीं ब्रैकेट वो बहुत गंद पड़ जाना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, आगे आइटम्स हैं काफी, तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी से छोटी 2 चीजें प्लस माइनस करनी है ना, यहाँ वर्किंग कर लेंगे, बड़ा सुकून हो जाता है, ये साफ सुथरा रहता है। वरना इसमें इतनी चीजें आ जाती हैं, अब आप पर्चे के अंदर तो डिफरेंट मार्कर्स नहीं यूज कर रहे, ठीक है, तो आपको समझ ही नहीं आनी कि कौन सी फिगर लेनी थी कौन सी नहीं लेनी थी, वो सारा गड़बड़ ना हो जाए। तो सुकून से वर्किंग बिल्कुल छोटी छोटी वर्किंग है। कैसे? एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस 11 से बढ़ा और 13 से बढ़ा, बस यहाँ पे ये लिखना है, +11 +13, टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, बस +11 +13, और यहां पे आकर लिखा नंबर 1, बस इतना सा काम करना, टोटल करके भी टाइम जाया नहीं करना, लेकिन यहां पे नहीं वर्किंग शो करनी, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सुकून से अलग अगले समय वर्किंग की हेडिंग दो, छोटी छोटी वर्किंग्स करते जाओ, ठीक है, सही है। अब ये 2 चीजें तो हो गई, एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन इस साल में, ठीक है। अब दूसरा तो एसेट है, तो बस इनकम स्टेटमेंट तो खत्म होगी। अगला काम क्या आपको पता है? फरमाइशी प्रोग्राम है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के लिए और रिटेन्ड अर्निंग्स फरमाइशी प्रोग्राम, इन दोनों फरमाइशी प्रोग्रामों के लिए कभी भी एंट्रीज में नहीं जाना। ऊपर काम हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, यहां पे फॉर द ईयर आ रहे हैं, नीचे रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन होती हैं, तो वो एसेट भी एज ऑन हुआ पड़ा होता है, तो इधर जाके कंफ्यूज नहीं होना दोबारा, ठीक है ना। ये फरमाइशी प्रोग्राम हमेशा यहीं से देखना है। जैसे नेट प्रॉफिट को चेक करना है, वर्किंग नंबर 2 होने लगी है जी, आप दोनों देखते हैं। एक एक्सपेंस कम हुआ, डिक्रीज 39 से, इस एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो +39, ध्यान से, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक एक्सपेंस बढ़ा है 24 से, इस एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा 24 से, अब टोटल 15 आ गया। ये 15 हमने यहां पर लिखा, और साथ ही नंबर 2 छोटा सा रेफरेंस, इजी हो गया ना काम, साफ सुथरा हो गया काम। ओके नेक्स्ट, और क्या है ये? प्लस माइनस, नेट में प्लस आएगा ना, हाँ, तो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन। पिछली क्लास में मुझे पता लग गया था कि ये सारे ही एक लाइन में आने हैं, आप नहीं करना है, नोट बनाते हो, खुली खुली जगह होती है, आप नोट बनाते करना है कि डिक्रीज लिखा ना, इसके आगे 1 साल है, एक लाइन छोड़नी है। डेप्शन में इंक्रीज लिखा ना, इससे आगे एक लाइन छोड़नी, हो सकता है अगले साल में ना नजर से गुजरा हो और दूसरा इंपैक्ट आ जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो अगली लाइन खाली छोड़ देनी है, तो एक लाइन छोड़कर अगली चीज लिखनी है आपने। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करना है ना, आपकी पिक्चर के लिए सामान तैयार हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप पर्चे के अंदर जब ये इंपैक्ट लिख रहे हो तो एक एक लाइन छोड़कर लिखते जाए, ओके, सही है, ताकि अगले साल में अगर डिक्रीज की बजाय स्टोर इंक्रीज हो रहे हैं कंजम्पशन, तो फिर अगली लाइन में लिख सको आप। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसे कर गए हो, तो कोई बात नहीं, यहां पे फिर लिख देना इंक्रीज इन स्टोर कंज्यूमर, यहां पे प्लस लिख देना, कोई मसला नहीं है, नंबर मिल जाएंगे उससे भी, ऐसे भी परेशानी की बात नहीं। वैसे कह रहा हूं कि छोड़ दो, ठीक है, नहीं जोड़ा बाद में निकल आया तो नीचे जाके लिख दो, नो इशू, इससे कोई नंबर नहीं कटते, दलेरी से करना है पर्चा बस, ठीक है ना, बुज़दिलों को फेल कर देता हो। अच्छा 14 हो गया जी, अब 15 पे आते हैं। एक्सपेंस 44 से क्रेडिट यानी कम हुआ, ये अकेला ही है, डिक्रीज इन स्टोर कंज्यूम्ड एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 11, 13 और 11 से डेबिट यानी बढ़ा है। अब ये 3-4 फिगर्स हैं, तो इसलिए इसके लिए वर्किंग की हमने, +11 +13 +11 जी, 35 से
हो गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। वर्किंग नंबर 3 सर एग्जामिनर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट के लिए उधर नहीं जाना, ये आ गया सामने खाता सारा। तो नंबर 4 में नेट प्रॉफिट निकालता हूं जी। एक एक्सपेंस कम हुआ 44 से, तो उस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। जल्दी नहीं करनी, सुकून से करना है, एक आम नंबर होंगे इसके, नोट करेगा तो ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक एक्सपेंस बढ़ा है 35 से, तो उस वजह से प्रॉफिट 35 से कम हो गया। अब कैलकुलेटर पे आंसर जो आए वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज इन प्रॉफिट आ गया 9 रुपीज, ठीक है जी। तो इधर वो फिर गड़बड़ करने की बजाय ये ज्यादा बेहतर तरीका लगा, ठीक है जी। हमारे उधर है या इधर है, उधर ही होना है, हाँ बच्चे वो देख रहे होंगे। नेक्स्ट आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर 3 साल की है तो नोट में भी 3 साल के ही चीजें बताओगे कि कहां कहां चेंज आई है। तो 31 दिसंबर 15 भी होगा, 31 दिसंबर 14 भी होगा और 31 दिसंबर 13 भी, ठीक है। चलें जी, अब दोबारा किधर आ गए, अपनी अजीज अज जान वर्किंग की तरफ, क्योंकि इसी ने सारा देखो जो कुछ भी इसमें रिक्वायर्ड था यही से हो रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा फोन ऑन क्यों है, अच्छा अंग्रेजी फोन है, ऐसे करो तो ऑन हो जाता है, हो जाता है। अच्छा चलें शुरू करें जी। अब हो गए फ्रेश, दोबारा 15 मिनट भी नहीं रहते, जल्दी करो जी, जल्दी 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 जल्दी। पीपीई सबसे पहले इसको पकड़ लो। पीपीई बढ़ रहा है 55 से और कम हो रहा है 11 से, तो प्लस 55 माइनस 11, तो नेट में बढ़ा। इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पर्चे में तो पूरा लिखोगे, ठीक है जी। 44 एग्जामिनर भाई को बता दो कि ये नंबर 5 में 44 एंड वालों नजर आ रहा है ये 44, मुझे लग रहा नहीं। तुम ये आगे वाले नो क्यों बोलो, ये कुछ फजूल लोग ऐसे ही। यहां तीसरी लाइन वाला बोल रहा है, चौथी लाइन वाला नो सर, हाथ दोगी यार, शर्म करो कुछ। हाँ अच्छा नेक्स्ट 14 में आएंगे तो पहला काम रीस्टार्ट करो। पहला काम क्या करो, रीस्टार्ट करो। ये देखो एज इट इज, ये दोनों आएंगे ऐसे ही है ना। तो प्लस 55 माइनस 11, क्योंकि बैलेंस शीट है एज ऑन, ये दोनों लिख लिए। अब उसके बाद 14 को देखते हैं। 14 में पीपी 39 से बढ़ा, प्लस 11 से कम, 13 से कम। ये समझ आई है, ये बेटा आपको समझ आई है ये बात जी। प्लस 39 माइनस 11 ओ 13 भी लिखूं जी। अच्छा बताएं जी, बढ़ा है नेट में प्लस, तो इंक्रीज वाले के सामने ही 59, ठीक है जी। वर्किंग नंबर 6। उसके बाद इधर अब 7 कर लें, काफी हो गया ऊपर जगह जी। अब 7 है तो सबसे पहला काम ये सारा का सारा उठा के रीस्टार्ट करो, ऐसे ही है ना। प्लस 55 माइनस 11 प्लस 39 माइनस 11 माइनस 13, ये सारे का सारा 2013 और 14, ठीक है। 2013 प्लस 2014, और यहां पर ये जो था ये क्या था, ये 2013 था। बैलेंस शीट है ना, तो रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है जी। चले ये तो हो गया 2013 और 14। अब हम खड़े 15 में हैं, तो 15 में आए पीपी 44 से बढ़ा, 11 13 11 से कम हुआ, तो प्लस 44 माइनस 11 माइनस 13 माइनस, बताओ अब यहां वाली ब्रैकेट में कैसे पूरा करते हैं इसको हैं जी। 60 प्लस है या माइनस, यानी इंक्रीज वाले के सामने ही लिख सकते हैं 68, अगर डिक्रीज आया तो अगली लाइन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग नंबर 7, ठीक है बच्चों। पीपीई के अलावा तो कुछ हिट नहीं हो रहा बैलेंस शीट आइटम, तो अब फरमाइशी प्रोग्राम है रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग निकालने का आपको पता है हमारा फेवरेट तरीका। तो वर्किंग नंबर 8, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इधर नहीं जाना, ऊपर जो है लिखा पड़ा, इंक्रीज हुए हैं एसेट्स प्लस 44, लायबिलिटीज का कोई जिक्र ही नहीं है ऊपर, इसलिए -0। तो आंसर लिख देता हूं, चलो इसका आंसर लिख देता हूं, 44 प्लस 44, ठीक है। मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्रीज है, ठीक है। तो इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 44, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 वर्किंग। अब इसको नहीं देखने लग जाना, क्योंकि इधर देखो ये प्लांट एज ऑन हो चुका है,
तो बस एज ऑन वाली फिगर कोई उठा रहे हो ना, इसलिए मैंने कहा एंट्री से जाना ही नहीं, कंफ्यूजन ना हो। जब ये फरमाइशी प्रोग्राम दो हैं, एक ये नेट प्रॉफिट वाला और दूसरा ये रिटेन। इनकम स्टेटमेंट में कहता है स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट का बता दो, ठीक है, और दूसरा बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स का बता दो। तो ये फरमाइशी प्रोग्राम करते हुए एंट्रीज में नहीं जाना, ऊपर वाले आइटम देख लेना है, वो 2 हैं 10 हैं जितने मर्जी हैं 200 हैं, ठीक है जी। अच्छा ये 44, अच्छा आगे चले जी। 59 से एसेट बढ़ा है प्लस 59, लायबिलिटीज कोई नहीं है तो प्लस 59, यानी रिटेन अर्निंग्स में इंक्रीज ही है 59 का। ऊपर वाला ना उठाया करो, उसूल तैयार किया करो, कहीं लायबिलिटी आ जाती तो वो गलत हो जाता फिर, एज इट इज उठाना, ठीक है। तो मैं चाह के भी ये नहीं कहना चाह रहा कि अगर सिर्फ एसेट हो तो वही उठाओ, मत उठाओ, अपना उसूल लगाओ, ओके जी। नेक्स्ट नंबर 10 वर्किंग इक्विटी इज इक्वल टू प्लस 68 माइनस 0, यानी रिटेन अर्निंग्स में 68 का इंक्रीज है, ठीक है। 8, 9 और 10 ले जी, नोट भी तैयार, सब कुछ ही हो गया, जर्नल एंट्री सिर्फ रह गई। मैं कहता हूं एक ही बात तस्वीर भेजना, सारा कुछ ही उसमें आ जाएगा इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब एंट्रीज करनी है, एंट्रीज 15 में खड़े होके 13 और 14 की एंट्री करनी है कंबाइन करके। एसेट्स और लायबिलिटीज को चुक लेना है, इनकम्स एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देना है, बैलेंसिंग फिगर रिटेन अर्निंग में फेंकनी है, सिंपल, ठीक है। अब इनकम्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स इग्नोर कर दी, इनकम तो है ही कोई नहीं, ठीक है। ले देकर रह सिर्फ क्या गया पीपीई, ठीक है। अब पीपीई कैलकुलेटर पकड़ लो, पीपीई प्लस 55 से शुरू करो लिखना, प्लस 55 से जी, प्लस 55 डन। अब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट आ गया कि ये डेबिट हमने, अगर पहली एंट्री में माइनस हो रहा था तो मतलब क्रेडिट हो रहा था तो हम क्या करते हैं माइनस 55 और कैलकुलेटर से काम शुरू करना है, ठीक है ना। फिर अगर नेट में पॉजिटिव आएगा तो डेबिट लिख देंगे डेबिट साइड पे, और अगर नेगेटिव आ गया तो ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पीपीई 11 से क्रेडिट माइनस 11, कैलकुलेटर पे आप कर रहे हो, आप नहीं ऐसे लिख रहे, बाद में अजय लिखना हो तो लिख भी लेना, ठीक है। लेकिन पहले कैलकुलेटर पे निकालो, पता लगे डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, उसके बाद फिर बेशक कैलकुलेटर को ऊपर लिखोगे ना, वो सारा आ रहा होता है, तो वो फिगर्स लिख लेना, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट पीपीई 39 से डेबिट प्लस 39, कंबाइन एंट्री करनी है ना। पीपीई 11 और 13 से क्रेडिट, यानी माइनस 11 माइनस 13। अब कैलकुलेटर पे आंसर निकालो, पॉजिटिव के नेगेटिव, यानी 59 डेबिट साइड पे। ये सिखाया था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और इतनी आसान ही एंट्री है। रिटेन्ड अर्निंग्स को बैलेंसिंग फिगर जो है वो पहुंचा दो, ठीक है। आप बेशक अपने नोट में देख लो, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन होती है ना बच्चों, बैलेंस शीट एज ऑन होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स एज ऑन होती है, तो एज ऑन यही फर्क था रिटेन्ड अर्निंग्स का, तो हमें यहां पे नजर भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये होगी पहली एंट्री। उसके बाद जो 15 का साल है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो दूसरी एंट्री 15 से एज इट इज उठाओ, पीपीई डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, यहां पे बेशक आप एक्सपेंस का पूरा नाम भी लिख देना, रिक्वायरमेंट वाली जनरल एंट्री है ना जी, कितना 44। उसके बाद अब डेप्रीसिएशन की 3 एंट्रीज आप अलग अलग कर लेना बेशक, ठीक है। डेप्रीसिएशन, एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट, कितना कितना जी 11 प्लस 13 प्लस, मुझे जरा माफ कर दो जी 35, ठीक है जी। ये जनरल एंट्रीज, रिक्वायरमेंट कौन सी थी, ये रिक्वायरमेंट ई। आप पिक्चर ले लें, आप मेरी तरफ से तो सवाल खत्म है, ज्यादा टाइम लग गया, मैंने अभी 2 मिनट में मैंने वो रेजिडुअल वैल्यू सिखानी है, जल्दी कर लो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ओके। इसलिए बस पिक्चर लो और फौरन ध्यान इधर ले आओ। 7 होमवर्क में दे चुका हूं मैं आपको, इस वर्किंग की किसी ने पिक्चर लेनी हो तो भी ये अगले 5 सेकंड यहां रहेगी बस। हो गए 5 और हैं, जल्दी करें जिसने इधर तस्वीर लेनी है। ये वैसे ही समझाने के लिए था, ये कोई वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, वर्किंग तो यही है बस। अच्छा जी, क्या जल्दी कर लो यार, ओके। 5 और 4 छोटे छोटे सवाल हैं, ये 1-1 मिनट के हैं, ये चेंज इन एस्टीमेट के हैं, बगैर रेजल्ट वैल्यू के चेंज के। इसके साथ भी होमवर्क लिख लो, क्या 5 मिनट में कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाती है। 7 असल सवाल है होमवर्क में आपको, उसके अलावा 3-4 छोटे छोटे सवाल हैं चेंज इन एस्टीमेट के, जिनमें 2 ये हैं, 2 मैं ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाके बताता हूं। तो पेज नंबर 416, ये इसी से पिछला सफा, आसिफ इंजीनियरिंग से पिछला सफा, 2 छोटे छोटे सवाल हैं चेंज इन एस्टीमेट के, इनको होमवर्क में करके आना है, ओके। चेंज इन एस्टीमेट आपने बेताशा सवाल किए थे, ये 2 मिनट ज्यादा नहीं लगते इस सवाल के ऊपर, मोबाइल रख दे भाई। 3, 2, 1 हम कर चुके,
पास पेपर में 5 अभी करना नहीं, मैंने कहा ईपीएस के बाद कर लेंगे, वैसे पार्ट ए इसका हो सकता है लेकिन छोड़ो। 4 मैंने करवा दिया, 3 कल डिस्कस करके 1 और 2 मैंने खुद करवाने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के बाद जंप लगा के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पे आ गया हूं। पेज नंबर 396, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। मुंह देख के भी खुल जाता है। मेरे बड़े भाई की शक्ल में सब बहुत मिलती है। मैंने घर जाके पहले स्पेशल चेक किया फेस आईडी लगा के, मैं क्या जो खुल गया फिर मैं खत्म कर देना है भाई, तो तलाशी ले लेने के सारी। अच्छा बड़े भाई यू नो जी, वैसे मेरे पासवर्ड का सारे घर को पता होता है, मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूरी फर्म को पता होता था। कहते लगाया को मैं क्या बाहर दे लोग अपने वाले पासवर्ड थोड़े ही होना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 मैं करवा रहा हूं। 7C अगले सफे पे 7E और 7F होमवर्क हैं, लेकिन इसमें ना सवाल में सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाई है। मैं तो आपसे रिक्वायर कर रहा हूं आपने इसके नोट बनाने हैं, ठीक है। अब ये नोट क्यों मैं बनवा रहा हूं दोबारा चेंज इन एस्टीमेट के, क्योंकि इस सवाल में जो मैं आपको आप करवाने लगा हूं इसमें रेजुअल वैल्यू का इंपैक्ट आ रहा है। बट कोई मसला ही नहीं होना, आपको बिल्कुल सुकून से जो काम किया सिर्फ थोड़ा सा एक उसमें एडिशन करना है, बस खामखा उस वक्त दिल में नहीं आई, मैंने नहीं करवाया था, ठीक है। रेजुअल वैल्यू का चेंज अब ये देखो, अगली बार उसी वक्त करवा दूंगा। यहां पे आके सवाल, ये वाला सवाल जी। एबीसी परचेज एन एसेट ऑफ कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 7, इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 साल एंड रेजुअल वैल्यू इज 5,000। इट इज डिसाइडेड दैट रिमेनिंग, ओ यकम जनवरी 9 पर तो बाद में पहुंचेंगे, पहले इधर देखो 20,000 का यकम जनवरी 7 पे एसेट खरीदा था, बोलो लाइफ 10 साल, रेजुअल वैल्यू 5,000। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट कितनी 20,000, रेजुअल वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10 साल, क्या आया जी 1500 करके हमने अगले 10 साल जब सिखाया था ना ये काम, तो वो पता है आपको 10 साल की टाइमलाइन भी बना दी थी ऐसे 15 लिख दिया, फिर हमने कहा हो एस्टीमेट चेंज हुआ तो उसको काट के नया लिखा था, याद है ना। और एक उसूल बनाया था, वो सब बन चुका हुआ है, अब पर्चे में बैठे हैं तो थोड़ा ही करना है। 2 साल की डेप्शन हो चुकी थी कि 9 का साल शुरू हुआ और यकम जनवरी 9 पे इट इज डिसाइडेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज 4 years विद अ रिवाइज्ड न्यू रेजुअल वैल्यू ऑफ 6,000 जी। तो एस्टीमेट चेंज हो गया। अगर एस्टीमेट चेंज हो गया है तो फिर यकम जनवरी 9 वाली बुक वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। क्या है जी बुक वैल्यू? बुक वैल्यू क्या है? 20,000 में से 1500 माइनस करो, मुंह उठा के बैठे हो, 17,000 बनता है। इतना कौन सा मैंने आपसे मुश्किल सवाल पूछ लिया है, राउंड सा सवाल है ये। 17,000 क्या है? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। अब ऑनवर्ड ईयर्स के लिए 17,000 माइनस नई वाली रेजुअल वैल्यू 6,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 4 years, कितना बनता है जी? एंड सो ऑन, आगे तो चलता रहेगा। लेकिन वो प्रूफ कर लिया था हमने, फिर हमने कहा था बस करंट ईयर में देखेंगे 1500 होनी थी, 2700 हो गई तो कितना इंक्रीज है और अगले साल को उसी का ऑपोजिट डाल देंगे, ऐसे ही सोचा था, ठीक है। अब चेंज इन एस्टीमेट का नोट जिसमें आप यूं लिखते थे ड्यूरिंग द ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज लिख लोगे ना कि जी ड्यूरिंग द ईयर लाइफ बदली और रेजुअल वैल्यू, द इफेक्टिंग नहीं, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। अब आपको पता है इसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती थी, एक करंट ईयर का प्रॉफिट और दूसरा फ्यूचर। तो एक वर्किंग किया करते थे करंट ईयर और फ्यूचर ईयर की, याद है। अब मुझे बताओ करंट ईयर को देखकर अगर पुराना एस्टीमेट ही चलता रहता तो डेप्शन कितनी आती? 1500। और एस्टीमेट के बदलने से डेप्शन कितनी हो गई? 27। बढ़ गई, कितने से बढ़ी? याद होगी ये बात सारी की हुई है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया 1250 से। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो प्रॉफिट कम हो गया 1250 से, ठीक है। अब अगले साल को मैंने कहा था एज इट इज ही लिख दिया करो, तो डेप्रीसिएशन कम हो जाएगी और ये प्रूफ भी किया था हमने, ठीक है ना। और इस वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब एक नई चीज ने आकर टेंशन दे दी, वो क्या है? रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू पुरानी क्या थी, नई क्या हो गई? तो बढ़ गई है 1000 से। अब बच्चों अगर रेजुअल वैल्यू का इंपैक्ट डायरेक्ट प्रॉफिट पे सोचा तो फिर फंस जाओगे। आपको पता है हम सहारे तलाश करते हैं, आदत है हमारी। तो आपने रेजुअल वैल्यू का इंपैक्ट डेप्रीसिएशन पे सोच लेना है और एवरीथिंग विल बी फाइन। बस इतनी सी बात करनी थी जो मैंने उस वक्त नहीं की थी। मैंने कहा था चेंज इन एस्टीमेट, रिवाइज भी हो जाता है, ठीक है। ये आइए सेट में आके अब मुझे बताओ रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालने के लिए रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है, ऐसा ही है ना। तो अगर माइनस होने वाली फिगर 1000 से बढ़ी है तो डेप्रीशिएबल अमाउंट कम होगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट कम होगी तो डेप्शन भी कम होगी, यानी डेप्रीसिएशन कम होती है अगर रेजुअल वैल्यू बढ़ जाए तो। आजमाना है 1000 रुपए का एसेट था, 100 रुपए उसकी रेजुअल वैल्यू थी, 10 से डिवाइड करो आंसर क्या आता है?
90। हमने कहा जी 1000 ही कॉस्ट है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू बढ़कर 200 हो गई। रेजिडुअल वैल्यू बढ़कर 200 हुई तो बोलो फिर, रेजिडुअल वैल्यू बढ़ी तो डेप्रिसिएशन कम, क्योंकि डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालने के लिए माइनस होती है ना। तो आपने रेजिडुअल वैल्यू को डायरेक्ट नहीं सोचना प्रॉफिट पे, बल्कि बीच में अपने एक सहारे को लेकर आना है, अपने दोस्त को लेकर आना है। एक बार आसानी से सोच लिया इसको, अब तो आगे कहानी वही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 1000 रुपए से बढ़ेगा। लेकिन अब फ्यूचर ईयर का जो नेट में इंपैक्ट आया वो प्रॉफिट का बढ़ना है 2250 से। ठीक है, तो नोट के अंदर आप यूं लिखोगे, करंट ईयर का प्रॉफिट कम हुआ है, बोलो डिक्रीज हुआ है ना, ऊपर देखो ये करंट ईयर प्रॉफिट डिक्रीज, तो डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट कितना? 1250। ठीक है, और इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स, लेकिन वो आज 1250 नहीं है, वो आज 2250 है। ठीक है, तो वर्किंग का रेफरेंस आ गया। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। और उसके बाद मैंने साथ आपको होमवर्क में बता दिया कौन कौन से हैं, 7 E और F। मैं भी देख लूं, यही है कि ड्रामा कर रहे हो। 7 C E और F है, हाँ जी C भी है, C E और F। इससे आगे 3 सवाल। ठीक है जी, रेजिडुअल वैल्यू करंट ईयर में आ तो गया इंपैक्ट। ये डेप्रिसिएशन कैसे निकली है? कौन सी रेजिडुअल वैल्यू से निकली है? 6000 से। पुराने वाली 5 से निकलती है, तो इंपैक्ट किससे निकला है? रेजिडुअल वैल्यू को लेकर ही निकला है ना। चंदा इसमें आ गया ना मेरे बच्चे। ये तो देखो कि क्या 2750 6000 माइनस होकर नहीं निकला, और 1500 5000 माइनस होकर नहीं निकलना था। तो पुरानी डेप्रिसिएशन और नई डेप्रिसिएशन की आंसर निकलने तक रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो करंट ईयर में तो पड़ गया। मसला यह कि इसने फ्यूचर ईयर की डेप्रिसिएशन को भी इंपैक्ट डालना है, ऐसे ही कि 1500 पर 5 5 5 5 पढ़ना था, अब ये नई वाली के ऊपर 6 6 6 पड़ता रहेगा। तो वो इंपैक्ट हमने ड्रामा करके यहां पे निकाल लिया। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और बाकी होमवर्क हैं। ये 7 बेचारे को क्या होगा? चलें जी जल्दी करें, इससे पहले के साथ नाम सब चाहती मारे। अल्लाह हाफिज।